नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 4 मई 2024 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल जंग, इनका कोट है, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। इसका मतलब जो लोग सिर्फ देखो बाहर की दुनिया को देखते हैं वो सपने देखते हैं, पर जो अपने अंदर झांक कर देखते हैं वो जाग जाते हैं। इस कोट का मतलब देखो ये है कि हमें ना अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ दूसरों की जिंदगी और दूसरों की सफलता को देखेंगे तो हम सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे। पर अगर हम अपने अंदर के टैलेंट, अपनी खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानेंगे तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कार्ल जंग का देखो इस कोट में फोकस जो है वो सेल्फ अवेयरनेस पे है। समझे? एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो यूपीएससी में हर साल इतने टॉपर्स सिलेक्ट होते हैं और टॉपर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। अगर देखो हम लोग सिर्फ टॉपर्स को ही देखते रह गए, किस टॉपर ने क्या फॉलो किया, और खुद अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि कौन सी चीज़ मेरे पे काम कर रही है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, मैं उस वीकनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वो काम नहीं करेंगे तो फिर देखो हम वो टॉपर्स देखते ही रह जाएंगे, सपने ही देखते रह जाएंगे, क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। सेल्फ इवेल्युएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की तैयारी में, सबसे ज़्यादा। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू देखो काफ़ी कंसर्निंग है। अगर देश के हिसाब से देखें, इंडिया के काफ़ी सारे मसालों के जो शिपमेंट्स हैं ना वो रिजेक्ट हो गए हैं। इंडिया के मसालों के सेक्टर में काफ़ी क्राइसिस हैं। दूसरे नंबर पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, जहां वर्ल्ड स्टेज पे, ग्लोबल स्टेज पे इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, इंडिया की प्रोमिनेंस बढ़ रही है, लेकिन साउथ एशिया में, आस पड़ोस में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। पैराडॉक्स है। बात देखो ये है, जब आस पड़ोस में ही हम इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे तो ग्लोबल स्टेज पे फिर हमको कैसे इंपॉर्टेंट लिया जाएगा। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, अपने गांव से ही वोट नहीं दिलवा सका तो कई बार ना उस पॉलिटिकल लीडर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। वो चीज़ इंडिया के साथ ना हो जाए। तीसरा आर्टिकल, यूथ इंडियन पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, यूथ पॉलिटिक्स के प्रति उदासीन क्यों है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के स्पाइस सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेस्ट है, देखो हाल फिलहाल में ना काफ़ी सारे इंसिडेंट्स सामने आए। किससे संबंधित? इंडिया से ना मसालों के शिपमेंट्स भेजे गए थे, लेकिन दूसरे देशों ने वो शिपमेंट्स रिजेक्ट कर दिए, ये बोल के कि इंडिया से जो मसाले आ रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी इश्यूज हैं। आप एग्जांपल्स देखिए, यूएस का एग्जांपल देखिए। जो फेमस मसालों का ब्रांड है ना MDH, आप सबने ऐड जरूर देखी होगी, दादाजी आते थे उसमें MDH, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो MDH मसालों से संबंधित शिपमेंट्स रिजेक्ट कर दिए यूएस की अथॉरिटीज़ ने, ये बोल के कि इनमें ना सैल्मोनेला का कंटामिनेशन है। सैल्मोनेला एक प्रकार का ना हार्मफुल बैक्टीरिया है जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है, तो इसका कंटामिनेशन है MDH के मसालों में। इसके बाद हांगकांग ने एक्शन लिया। हांगकांग की जो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने भी 3 MDH मसालों के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको रिजेक्ट कर दिया। मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला और करी पाउडर मसाला। इवन एवरेस्ट जो मसालों का ब्रांड है उसका भी फिश करी मसाला रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? देखो सिंगापुर ने भी और हांगकांग की अथॉरिटीज दोनों का आरोप ये है कि MDH और एवरेस्ट, इन दोनों मसालों के ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना उनमें इथाइलिन ऑक्साइड का कंटामिनेशन है। इथाइलिन ऑक्साइड, इसकी वजह से तो कैंसर तक हो जाता है। जब देखो यूएस, हांगकांग और सिंगापुर ने इंडियन मसालों के ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स रिजेक्ट किए ना, उसके बाद तो अलग अलग देशों से ये आवाज़ आने लगी कि हमने भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है, इंडिया के मसालों की जांच की जाए, अगर कंटामिनेशन है, क्वालिटी पर खरा उतरते नहीं है तो इनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए।
इससे पहले कि देखो हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, काफ़ी सारे मसालों के नाम ना इंग्लिश में आएंगे, तो मैं जल्दी से 10 सेकंड में हिंदी में भी नाम बता देता हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, कार्डमम मतलब इलायची, सिनेमन मतलब दालचीनी, क्लोव्स मतलब लौंग, टर्मरिक मतलब हल्दी, क्यूमिन मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, सेलेरी मतलब अजमूद, और फेनल मतलब सौंफ, फेनुग्रीक मतलब मेथी, गार्लिक मतलब लहसुन, नटमेग मतलब जायफल, मेस मतलब जावित्री, गिंजर मतलब अदरक, सैफरन मतलब केसर, और सैंडलवुड मतलब चंदन। तो अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ये जो इंडिया के स्पाइस सेक्टर में क्राइसिस आए, तो इंडिया ने क्या जवाब दिया? देखो, इंडिया ने तो साफ तौर पे बोल दिया है जो भी मसाले विदेशों में जाएंगे ना एक्सपोर्ट होके, पहले उनकी इंडिया में जांच की जाए क्या वो क्वालिटी पर खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। इवन मसालों के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, जैसे MDH, एवरेस्ट, इनके साथ मिल के सरकार काम कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि पूरी चैन में ये इथाइलिन ऑक्साइड या फिर जो सैल्मोनेला है, जिनके कंटामिनेशन का आरोप दूसरी सरकारों ने लगाया है, तो ये पूरी चैन में कहां पर ऐड हो गए। तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है सरकार मसालों के एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके। और इंस्पेक्टर्स को बोला गया है एक्सपोर्टर फैसिलिटीज पे कि आप जाइए, रैंडम जांच कीजिए, सैंपल लीजिए, क्या कंटामिनेशन मिलता है या नहीं मिलता है। देखो, ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ना, इसका यूज वैसे मसालों के ब्रांड करते हैं। किस लिए करते हैं? स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब मसालों में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया ना हो, कोई वायरस ना हो, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए, उन सबको खत्म करने के लिए करते हैं। इसीलिए दूसरे देशों की सरकारों ने यह बोला है इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा मात्रा है। यह नहीं बोला है कि क्यों है, ये लिमिट ज्यादा है, लिमिट क्रॉस कर चुका है, इस पर बोला गया है दूसरे देशों की सरकारों के द्वारा। तो ना सरकार ने मसालों के ब्रांड्स को यह बोला है कि जहां पे भी आपकी ये प्रोसेसिंग होती है ना, उन यूनिट्स में ना आप इथाइलिन ऑक्साइड को ना एक हजार्ड मानो। मतलब जहां पे भी इथाइलिन ऑक्साइड यूज हो रहा है उसको एक कंपार्टमेंट में यूज करो, लिमिट को मॉनिटर करो, और बाकी जो मसाले हैं उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इथाइलिन ऑक्साइड के साथ में। ये बात बोली है सरकार ने कि आप ये सारे एक्शन लो। तो ये आपको देखो एक बेसिक बैकग्राउंड मिल गया। अब इसी आर्टिकल में ना हम एक पूरा स्पाइस से संबंधित जो भी टॉपिक है ना वो कवर कर लेते हैं, ताकि आपका मेंस में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए स्पाइसेस से संबंधित, आप उसका आंसर लिख सको। जो मसाले हैं ना वो देखो प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हैं, प्लांट से मिलते हैं, और किसी भी डिश में ना फ्लेवर ऐड करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फूड में फ्लेवर डालने के अलावा इनका इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल हर्बल मेडिसिन में होता है, परफ्यूम कॉस्मेटिक्स में होता है, और बहुत सारी जगहों में होता है। अगर हिस्ट्री की बात करें, हमारे देश में ना मसालों का इस्तेमाल तो देखो एंशियंट टाइम से ही होता आया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही। मतलब उस समय हमारे जो फोर फादर्स थे वो भी फूड का टेस्ट इंक्रीज करने के लिए मसालों का इस्तेमाल किया करते थे। और इंडिया जो है सिल्क रूट के बीच में पड़ता था, लोकेशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इंडिया मसालों का एक्सचेंज फैसिलिटेट करवाया करता था इवन एंशियंट टाइम में। और आयुर्वेद में भी मसालों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था मेडिसिनल पर्पजेस के लिए। फिर देखो मेडिवल पीरियड आया, और मेडिवल पीरियड में तो ना यूरोपियंस इंडिया के मसालों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। उनको एडिक्शन हो गया कि भैया इंडिया के मसाले नहीं मिलेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। और जिसके पास मसाले वो तो माला माल, क्योंकि मसाले एक लग्जरी आइटम बन गए यूरोप में। इंडिया सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस करने वाला देश था, लेकिन ना यूरोपियंस ये मसाले डायरेक्टली इंडियंस से नहीं परचेज करते थे। बीच में अरब के जो ट्रेडर्स थे ना वो इंटरमीडियरी का काम करते थे। लेकिन देखो यूरोपियंस बहुत चालू लोग थे, इनको लगा यार हमें डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, कहाँ से ये मसाले आते हैं, जहाँ से भी आते हैं ना वहाँ से हम डायरेक्ट परचेज करेंगे, हमको सस्ते मिलेंगे। तो इसी चक्कर में यूरोपियंस ने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया कि वो जगह ढूंढो जहाँ से मसाले आते हैं। वास्को डी गामा भारत में आए 1498 में। धीरे धीरे यूरोपियंस ने सीज पे भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया ताकि स्पाइसेस के ट्रेड रूट्स को डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सके।
और जब उन्हें दिखा कि इंडिया में मसाले प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन्होंने फिर देखो इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट इस्टाब्लिश करना स्टार्ट कर दिया कि यहीं पे हम फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, यहीं पे ट्रेड पोस्ट इस्टाब्लिश करते हैं। और फिर तो देखो इतिहास है कब ट्रेडर बन के आए थे और सरकार चलाने लगे अंग्रेज भारत में। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में भी इंडिया स्पाइस मार्केट में एक बड़ा प्लेयर रहा। इंडिया देखो वाइड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट काफ़ी डाइवर्स है, ज्योग्राफी काफ़ी डाइवर्स है। मसाले जैसे ब्लैक पेपर, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव्स, टर्मरिक, क्यूमिन, याद हो गए ना आपको सारे? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, सिनेमन, दालचीनी, क्लोव, लौंग, टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन, जीरा। आज देखो मसालों के मामले में ना इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। डोमेस्टिक मार्केट इंडिया के मसालों की $10.44 बिलियन की है 2022 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 109 मसालों की वैरायटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें से इंडिया 75 वैरायटीज़ प्रोड्यूस करता है। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो देश इंडिया के मसालों को करते हैं यूएस, यूएई, यूके। और ये सारे मसाले जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं आप देख लीजिएगा। कौन से राज्य हमारे देश में सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस करते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मसालों का। इंडिया के मसालों की डिमांड 150 कंट्रीज में है, तो बहुत सारे लोगों को हमारे देश में रोजगार मिलता है। ना सिर्फ फार्मर्स को बल्कि मसालों की वैल्यू प्रोसेसिंग होती है, जैसे स्पाइसेस, ऑयल, कुलिनरी पेस्ट, मतलब मसालों को मिक्स कर देना, ऑयल निकाल देना, पेस्ट बना लेना। ये जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं ना, इनकी भी काफ़ी डिमांड है। कल्चरल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है मसालों की इंडिया के कल्चर में। और टर्मरिक वगैरह ये हेल्थ बेनिफिट्स इनका है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, मतलब जल जाए तो उसके खिलाफ यूज़ होता है। हल्दी तो गिर जाए, चोट लग जाए, बचपन से हमें हमारी मम्मी देती आई हैं हल्दी वाला दूध। अदरक का यूज़ किया जाता है डाइजेशन को ठीक रखने के लिए। इसके अलावा ये जो स्पाइस ब्लेंड है ना, मसालों के मिश्रण हैं, जैसे गरम मसाला, करी पाउडर, ये तो इंडिया के कुकिंग सिस्टम का हार्ट है, आप कह सकते हो। रीजनल वेरिएशंस हैं, मतलब मसालों की सहायता से हमें ये पता लग जाता है कि फूड कौन से रीजन का है। तो सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने के बाद अब हम जानते हैं चैलेंजेस के बारे में। देखो ये जो हमारे मसालों के शिपमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं ना, दिल्ली बेस्ड एक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है। इस थिंक टैंक के अनुसार ये जो अभी विभिन्न देशों से रिजेक्शन हुए हैं, $700 मिलियन का जो एक्सपोर्ट है ना, वो स्टेक पे है। और चूंकि हांगकांग ने भी इंडियन मसालों की शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया है, तो अब देखो चाइना भी रिजेक्ट कर सकता है। चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिए तो फिर $2.17 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है मसालों का, वो इंडिया का प्रभावित होगा, जो कि इंडिया के टोटल स्पाइसेस के एक्सपोर्ट का 51.1% है। और यूरोपियन यूनियन ने भी एक्शन ले लिया, फिर तो देखो $2.5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा, जो कि टोटल इंडिया के मसालों का एक्सपोर्ट का 58.8% है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर चैलेंज स्पाइसी सेक्टर में देखो ये है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ये इंश्योर करना कि ये किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं है। पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं फसलों में इंसेक्ट्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए। खास करके देखो डेवलप कंट्रीज़ जो है ना, वो क्वालिटी इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। बार बार ये इशू आता है कि इंडिया से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें फाइटो सैनिटरी मेजर्स पर वो जो चीज़ें हैं वो खरा नहीं उतरती। इंडिया का मैंगो भी यूरोप वालों ने एक बार रिजेक्ट कर दिया था। इवन देखो इंडियंस को भी भरोसा नहीं है। 10 में से 7 इंडियंस क्वालिटी को लेकर चिंतित मिले एक सर्वे के अनुसार। जब उनसे पूछा गया कि जो मसाले वगैरह आप कंज्यूम करते हैं वो सेफ़ हैं, 10 में से 7 इंडियंस ने कहा कि नहीं सेफ़ नहीं है, हमें चिंता है। और सबसे बड़ा इशू देखो पता क्या है, अभी जैसे छोटे छोटे स्पाइसेस वाले फार्मर्स हैं, अब ये छोटे छोटे गांव हैं
छोटे छोटे गांव में फार्मर्स जो हैं उन्होंने स्पाइसेस प्रोड्यूस किए। रीजनल लेवल पे कोई एग्रीगेटर है जिसने इन सभी गांवों के स्पाइसेस फार्मर से मसाले इकट्ठे किए, वो आगे जाके किसी बड़े ट्रेडर को देके आया, फिर उस ट्रेडर ने एक्सपोर्टर को बेच दिए। तो ना अब अगर कमी निकालनी हो कि जिन मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड या फिर पेस्टिसाइड के एलिमेंट्स मिले हैं वो कहाँ से आए, तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से किसान ने किस गांव में पेस्टिसाइड यूज़ किया जिसकी वजह से मसालों में वो पेस्टिसाइड आ गया। या तो देखो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, तब तो पता लगे, लेकिन ट्रेस करना मुश्किल है। ट्रेसेबिलिटी का इशू आता है, ट्रांसपेरेंसी का इशू आता है, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती। नेक्स्ट, टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर। इंडिया के जो मसाला एक्सपोर्टर हैं वो मसाले एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत टैरिफ लगाए जाते हैं दूसरे देशों के द्वारा, और बेशक इंडिया सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस करने वाला देश है, लेकिन कंपटीशन है फिर भी दूसरे देशों के साथ में, काफ़ी कंपटीशन वाली ये मार्केट है। प्राइस वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब तो देखो क्लाइमेट चेंज के कारण फसल ख़राब हो गई, क्रॉप यील्ड इस बार कम हुई, वेदर कंडीशंस ख़राब हो गई, इंडिया के रुपए की वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले में, तो फिर मसाला फार्मर्स को नुकसान हो जाता है, एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो जाता है। और इस प्रकार से देखो मसालों का जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट होगा ना। अब इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिर हमारे देश में स्पाइसेस फार्मर्स पर भी देखने को मिलेगा, उनको उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, आप ना गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज करो खेती में, ताकि ये पेस्टिसाइड्स और इन सब के एलिमेंट्स ना आए। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ज़्यादा करो। राइटर ये भी सजेस्ट करते हैं स्पाइसेस के प्रोडक्शन में ना शुरुआत से लेके आखिर तक, मतलब किसान मसाले प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, पूरी जो चैन है ना मसालों वाली, उस पूरी चैन में अलग अलग स्टेजेस पे सैंपल्स लिए जाएं। और अगर देखो इथाइलिन ऑक्साइड इनका इस्तेमाल होता भी है ना स्टेरिलाइजेशन के लिए, यानी बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसकी जगह अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे देखो ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हीट ट्रीटमेंट, इनका इस्तेमाल किया जाए स्टेरिलाइजेशन के लिए, इथाइलिन ऑक्साइड का ना किया जाए। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार इन्वेस्ट करे और स्ट्रिंजेंट फूड सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करे। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब करके इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो देखो अभी जो हर्डल्स इंडिया के मसाले फेस कर रहे हैं ना, उनको एड्रेस कर सकते हैं। अवेयरनेस भी फैलाने की आवश्यकता है एनवायरमेंटल इश्यूज से संबंधित, ताकि किसानों में भी अवेयरनेस आए। राइटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि अभी ना इंडिया के कुछ ही मसालों के ब्रांड ज़्यादा फेमस हैं, बाकी मसालों के ब्रांड भी ज़्यादा फेमस किए जा सकते हैं। और अभी कुछ देश ना अनटैप्ड हैं, वहाँ पे इंडिया के मसाले नहीं जाते, तो उन देशों को भी टैप किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया स्पाइस सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो हैप्पीमन जैकब का है, द हिंदू का आर्टिकल है। हैप्पीमन जैकब जो है इस आर्टिकल में ना एक बहुत बड़े पैराडॉक्स का जिक्र करते हैं। आप ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पैराडॉक्स क्या है? देखो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, इंडिया ना ग्लोबल स्टेज पे पिछले 20 सालों में काफ़ी हैवीवेट बन गया है। मतलब इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इंडिया को अब काफ़ी वेट मिलने लगा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंडिया का दबदबा बढ़ा है। आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, G20 का इंडिया मेंबर है, G7 की मीटिंग्स में G7 का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशल इन्विटेशन इंडिया को दिया जाता है। इंडिया क्वाड का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, SCO का मेंबर है। इंडिया की इकोनॉमी का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई है, इंडिया की पॉपुलेशन रिलेटिवली यंग है। बेशक देखो इंडिया UN की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं है, बावजूद इसके इंडिया का दबदबा ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ा है पिछले 20 सालों में, और ये बात सच है। लेकिन देखो इसके साथ साथ इंडिया ना साउथ एशिया में कमजोर हो गया पहले के अपेक्षाकृत। तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है, जहां ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया का वेट इंक्रीज हुआ है, साउथ एशिया में इंडिया के आस पड़ोस में इंडिया का वेट, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो गया है। यह सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर आप कंपेयर करोगे ना, कोल्ड वार के दौरान इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था साउथ एशिया में, और चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ करता था।
लेकिन पिछले 20 सालों में चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इंडिया का इन्फ्लुएंस रिलेटिवली कम हो गया है। और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिस रीज़न की वजह से इंडिया का दबदबा ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंक्रीज हुआ है, उसी रीज़न की वजह से इंडिया का दबदबा साउथ एशिया में कमज़ोर हो गया है। वो क्या रीज़न है? वो रीज़न है चाइना का राइज। देखो चाइना का ग्लोबल स्टेज पे राइज हुआ है तो यूएसए जैसे देश इंडिया को पसंद करने लगे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। इस वजह से इंडिया अब वर्ल्ड स्टेज पे काफ़ी प्रतिष्ठा वाला देश बन गया है। लेकिन इसी रीजन की वजह से, चाइना के राइज की वजह से साउथ एशिया में हमारे पड़ोसी देश अब इंडिया को हल्के में लेने लगे हैं। वो अपने कार्ड्स प्ले करते हैं इंडिया के अगेंस्ट चाइना वाले, मतलब चाइना का डर दिखाते हैं कि हम चाइना के पास चले जाएंगे अगर आप हमें एड नहीं दोगे, अगर आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करोगे। जैसे मालदीव जैसा देश है, मालदीव जैसा देश क्या हिम्मत इंडिया को कुछ बोल दे, इंडिया की बात को मना कर दे, लेकिन बात वही है कि मालदीव के पीछे चाइना है। उसी प्रकार से नेपाल की क्या हिम्मत है कि इंडिया की कही बात को वो इनकार कर दे, इंडिया के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे, लेकिन चाइना है नेपाल के पीछे भी। तो इसीलिए तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो इंडिया को पहले के अपेक्षाकृत हल्के में लेने गए हैं क्योंकि उनके पीछे चाइना है। देखो ये बात सच है कि इंडिया ना पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी स्ट्रोंग हो गया है, लेकिन चाइना के अपेक्षाकृत स्ट्रोंग नहीं है। बल्कि पहले इंडिया और चाइना के बीच में गैप कम हुआ करता था, आज के समय में इंडिया और चाइना के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाइना जितना इंडिया नहीं स्ट्रोंग कर सका, आज इंडिया के नेबरहुड में ऐसा देश बैठा है जो वर्ल्ड का सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है यूएस को रिप्लेस करके। अब जाहिर तौर पर इंडिया के लिए तो रिस्क है ना, वो देश अगर सुपर पावर बन गया तो इंडिया के लिए तो और भी रिस्क है। पड़ोस में, आस पड़ोस के देश इंडिया की बात को और भी मानने से इनकार कर देंगे। हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ में। सुपर पावर बन गया तो चाइना जो बोलेगा हम उतना मजबूती से चाइना की बात को इनकार नहीं कर सकेंगे। चाइना असर्ट करता रहेगा हमारे सामने, घुटने टेक देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, हमारा पड़ोसी देश अगर सुपर पावर है तो हमें डरने की आवश्यकता है ही। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ना आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो। साउथ एशिया में अभी क्या रियलिटी है। अगर देखो आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ हम पहले के अपेक्षाकृत कमजोर हैं साउथ एशिया में, तो आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकोगे, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इंडिया को ना अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए। इंडिया की स्ट्रेंथ पैसा नहीं है, चाइना की स्ट्रेंथ पैसा है। चाइना के पास पैसे हैं, चाइना की जेबें भरी हैं, इन्वेस्टमेंट का लालच चाइना देता है। इंडिया इस फ्रंट पे मजबूत नहीं है, बट इंडिया कल्चर के मामले में मजबूत है। इंडिया के पास बुद्धिस्ट हेरिटेज है। श्रीलंका में बुद्धिस्ट लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी है, नेपाल में काफ़ी है, और इंडिया के पास में बुद्धिज़्म की लिगेसी है। यहाँ पर इंडिया खेल सकता है। तीसरे नंबर पे मैरीटाइम स्पेस में इंडिया खेल सकता है। मतलब देखो, आज के समय में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के साथ बाकी देश भी कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। इन 3 देशों ने इंडिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया है। तो क्यों ना इंडिया हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल करवाए। मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों को बोले कि भैया इनको भी बुलाओ यार, हमारे पड़ोसी देश ये जरूरी हैं अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए। तो जब देखो ये देश श्रीलंका, बांग्लादेश इंडो पैसिफिक से संबंधित डिस्कशंस में शामिल होंगे तो जाहिर तौर पे इंडिया को ही फायदा होगा। इंडिया के साथ इन देशों का कोऑपरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक का जो पूरा कंसेप्ट है वो चाइना के अगेंस्ट ही है। समझ गए? तो मैरीटाइम रीजन में इंडिया काफ़ी खेल सकता है अपने पड़ोसी देशों के साथ में। इन देशों के साथ में इंडिया छोटे छोटे ग्रुप बना सकता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल पायरेसी रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल ओशन में रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। इन देशों के साथ में इंडिया छोटे छोटे ग्रुप बना सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस,
इन देशों को इंडिया बोल सकता है कि यार हमें ना बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें श्रीलंका में मिलकर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कमजोर किया जा सके। और इन देशों का तो मकसद ही ये है, यूएसए का, जापान का, कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना। तो ये काम भी इंडिया को करना चाहिए। अपने बड़े अमीर देशों को बोले कि ये छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देशों में भी इन्वेस्ट करें। चौथा पॉइंट देखो यही है, मतलब पहले तो ना इंडियन ओशन रीजन में यूएसए का प्रेजेंस हुआ करता था, तो इंडिया बेचैन हो जाता था कि एक्सटर्नल पावर हमारे आस पड़ोस में इंडियन ओशन में क्या कर रही है। बट अब इंडिया को वो डर खत्म हो गया है। अब तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो अब जैसे यूएसए जैसे देश इंडियन ओशन में आते भी है ना, तो इंडिया को कोई डर नहीं है, बल्कि इंडिया चाहता है कि यूएसए जैसे देश अब इंडियन ओशन में आए, लाइक माइंडेड कंट्रीज अब इंडियन ओशन में आए, ताकि मिलकर चाइना का सामना किया जा सके। फाइनली राइटर देखो ये बोलते हैं, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को क्रिएटिवली यूज कर सकता है इस पूरे रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को रिटेन करने के लिए। जैसे देखो अब ना नेपाल, श्रीलंका, इन देशों में इंडिया डायरेक्टली कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, डायरेक्टली मतलब आज के समय में, क्योंकि ये देश काफ़ी ज़्यादा अब सेंसिटिव है इस मामले में कि कोई बाहर का देश हमें नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन ना हमारे पड़ोसी देशों में जो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पॉलिटिकल या फिर सिविल सोसाइटी के जो एक्टर्स हैं ना, उनके साथ इंडिया अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखे। सिविल सोसाइटी के एक्टर्स मतलब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश में, उनके साथ हमारे थिंक टैंक्स के लोग रिलेशन बना के रखेंगे। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिलेशन बना के रखें बढ़िया, ताकि समय आने पे उनका यूज़ किया जा सके। ये जो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक और अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स हैं ना, बहुत काम आते हैं कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, वाई आर द यंग नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। जो युवा लोग हैं हमारे देश में, वो राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में ना आर्टिकल में एक डिस्टर्बिंग डेटा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हाल फिलहाल में ना 18 की एज अचीव की है, लेकिन जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में 18 की एज अचीव की है, उसमें से सिर्फ 25% लोगों ने अपना वोट बनवाया है, बाकी लोगों ने अपना वोट भी नहीं बनवाया है। देखो युवा लोग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेमोक्रेसी में। अब जैसे वो लोग जिन्होंने अभी अभी 18 की एज अचीव की है, अब उनके लिए तो देखो मान के चलिए कि वो 80 साल जिएंगे, तो 60 साल और जिएंगे। वो 60 साल मतलब 12 जनरल इलेक्शंस में वो हिस्सा लेंगे, 12 जनरल इलेक्शंस। और जो लोग अभी 50 के हैं, 60 के हैं, वो तो मुश्किल देखो 5-6 जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसलिए युवा लोगों का ना अभी डेमोक्रेसी में, इलेक्शंस में इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लेटली ना हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। अर्बन एरियाज़ में तो हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है वोटिंग परसेंटेज से अर्बन एरियाज़ में। आप मुझे एक बात बताइए, जो अपना यूपीएससी का टेस्ट है, इवन देखो आईआईएम से जो पास आउट है ना, आईआईएम से पास आउट, आईआईटी से पास आउट डॉक्टर्स, अलग अलग फील्ड्स के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं ना, वहाँ से पास आउट होके जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन कभी रेयरली आप देखोगे कि कोई आईआईएम से जब पास आउट है उसने राजनीति में कदम रखा। बहुत रेयरली आप ऐसा देखोगे, रेयरली। तो क्वेश्चन ये उठता है कि युवा लोगों का जो इंटरेस्ट है राजनीति में क्यों नहीं है। क्या मतलब उनको यूं लगता है कि इस बार के जो इलेक्शंस हैं उसमें कंपटीशन नहीं है ढंग का, या फिर उनको ये लगता है कि यार अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीते, धरातल पे जो हालात हैं वो नहीं चेंज होने वाले हैं, कुछ भी नहीं बदलने वाला है हमारे जीवन में, चाहे कोई भी इलेक्शन जीते। क्या उनको ये लगता है? या फिर आज भी जो युवा लोग हैं वो इस उम्मीद में है कि सरकार हमारे पास चल के आएगी और बोलेगी कि भैया जी वोट बनवा लो प्लीज़। माई बाप के कल्चर में आज भी उनका विश्वास है, इस वजह से वो खुद नहीं जा रहे हैं सरकार के पास वोट बनवाने के लिए। क्या रीज़न है? तो वो सारी चीज़ें राइटर इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करते हैं। राइटर कहते हैं देखो युवा लोगों का
जो इनडिफरेंस है ना, एपैथी है, उदासीन रवैया है इलेक्शन और डेमोक्रेसी के प्रति, वो ये नहीं समझ रहे कि इसी चीज के लिए तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इतनी लड़ाइयां लड़ी थी, राइट टू वोट के लिए। तो वो कितना इंपॉर्टेंट अधिकार जो है अपना छोड़ रहे हैं डेमोक्रेसी और इलेक्शंस में हिस्सा ना लेके। हमारे देश में ना थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की शुरुआत तब हो गई थी जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में बनी, हिंदू महासभा 1916 में और कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। मतलब इंडियंस के पास मौका उस समय जनरेट हो गया था पॉलिटिकल लाइफ में एंटर करने का। उस समय मोटिवेशन देखो, पावर नहीं था, उस समय मोटिवेशन था आइडियलिज्म, कि एक ऐसे भारत का निर्माण हम करेंगे जहां पे बढ़िया बढ़िया वैल्यूज होगी, स्वर्णिम भारत होगा, एक आइडियलिज्म था। लेकिन आज के समय में वो आइडियलिज्म भी नहीं है। आज के समय में ऐसी भावना आ गई है कि वैल्यूज तो है ही नहीं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों के लिए नहीं है, कीचड़ है पॉलिटिक्स में और कोई काम नहीं है अच्छे लोगों का पॉलिटिक्स में। ऐसा सेंटिमेंट देश में आज के समय में मौजूद है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पिछले कुछ सालों में हमने कुछ लोग देखे हैं जो एकेडमिकली और प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। जैसे आप रेलवे मिनिस्टर का एग्जांपल ले लीजिए, अश्विनी वैष्णव, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, बीच में इन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी थी। ऐसे ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग हैं जो एकेडमिकली और प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन परसेप्शन नहीं चेंज हुआ है। थोड़े बहुत लोगों के आने से परसेप्शन अभी भी वो पुराने वाली ही है। और एक देखो सबसे बड़ा डिस्करेजमेंट पता है क्या है? इलेक्शन लड़ना हमारे देश में कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। क्या आम आदमी के बस की बात है इलेक्शन लड़ना? इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, प्रचार के लिए कितना पैसा लगता है, पर्चे छपवाना, कटआउट लगवाना, बहुत ज़्यादा, ऑफिस खोलना, बहुत पैसा लगता है। आम आदमी की पहुंच से बाहर है इलेक्शन लड़ना। वैसे डिलिमिटेशन होगा कुछ सालों में, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज जो हैं वो इंक्रीज की जाएगी बाय 50%, लेकिन कब होगा एग्जैक्टली अभी नहीं पता। 2026 के बाद जो पहला सेंसस कंडक्ट आएगा, पहला सेंसस कंडक्ट होगा, उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। राइटर कहते हैं देखो अब कुछ लोग ना इलेक्शन में पैसा खर्च करते हैं, अपना ब्लैक मनी खर्च करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन जीत गए तो पैसा वापस फिर से कमा लेंगे करप्शन करके। लेकिन देखो जो आम आदमी है जो करप्शन नहीं करता है, वो मतलब अपना पैसा क्यों खर्च करेगा? क्योंकि वो करप्शन करेगा नहीं इलेक्शन जीतने के बाद में, तो उसके लिए ये भी एक डिसइंसेंटिव रहता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर सरकार इलेक्शंस को फंड करे तो अच्छे लोग चुन के आए। और दूसरा देखो, करप्शन आप बंद कर दो, करप्शन अगर खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसे जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं ना, जो सिर्फ इलेक्शन इसलिए जीतते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद पावर का मिसयूज किया जा सके, ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, वो लोग फिर आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव जीतने के बाद जितना पैसा खर्चा हुआ है वो तो मतलब निकलेगा नहीं, और हम पावर का मिसयूज नहीं कर सकेंगे, करप्शन करके पैसा नहीं कमा सकेंगे, तो खराब लोग आने बंद हो जाएंगे। समझे? इसके अलावा देखो कंपल्सरी वोटिंग के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वोट करना आप मैंडेटरी बना दो। इससे फायदा पता क्या होगा? अगर सभी लोग वोट देंगे ना, तो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चलती है ना हमारे देश में, वो खत्म हो जाएगी। जैसे ना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कुछ कुछ लीडर्स ने ना अपना वोट बैंक तैयार किया हुआ है। उनका वोट बैंक फिक्स है कि हमें 25% वोट तो इस कास्ट से, इस धर्म से आएंगे ही आएंगे। लेकिन देखो उनका वोट बैंक ना तभी रेलेवेंट है क्योंकि वोटिंग कम होती है। 50% वोटिंग हुई, 25% उस जाति या धर्म के लोगों ने वोट दे दिया और वो पर्सन इलेक्शन जीत गया, वो लीडर इलेक्शन जीत गया। लेकिन मान लीजिए 90% वोटिंग होगी, तो फिर 25% का जो वोट है ना वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो इसलिए कंपल्सरी वोटिंग से ना वोट बैंक की पॉलिटिक्स को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद रोल ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज तो देखो इलेक्शन को ना पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। जब देखो फ्रीबीज पे ही चर्चा
फ्रीबीज, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बस लड़ाई ये है कि हम तुम्हें कुक कर देंगे, दूसरे वाला बोलेगा हम तुम्हें वॉशिंग मशीन देंगे, हम पर महीना इतना पैसा देंगे, तो फिर क्या ही आइडियोलॉजी पे चर्चा, क्या देश के विजन पे चर्चा, कौन बेहतर ढंग से डेवलपमेंट लेके आएगा, कौन बेहतर ढंग से गवर्नेंस लेके आएगा, किसका टेक्नोलॉजी को लेके अच्छा विजन है, किसका फॉरेन पॉलिसी को लेके अच्छा विजन है, इन सब चीज़ों पे कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती। सिर्फ मुद्दे की बात यही रहेगी, डिस्कशन इसी चीज़ पे रहेगी कि कौन ज़्यादा ब्राइब देगा। तो गवर्नेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है फ्रीबीज। तो ये हमने रीजंस डिस्कस किए कि यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप बढ़िया से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।